नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वदेश आर। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। बुलेटिन की शुरुआत बजट की खबरों के साथ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में आज इकोनॉमिक सर्वे 2022 पेश किया। सर्वे में 2022-23 में जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 8 से 8.5% के बीच रहने की बात कही गई है। सर्वे में इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चर और सर्विस सेक्टर के ग्रोथ के आंकड़े भी पेश किए। इकोनॉमिक सर्वे में किन बातों पर जोर दिया गया है, तमाम डिटेल्स हमारे वरिष्ठ सहयोगी राजेश सिंह ने प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइजर संजीव सान्याल से बात की और आइए देखते हैं इस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू के अंश। मिस्टर संजीव सान्याल, बहुत बहुत स्वागत है आपका 18 हाउस स्वदेश पे। आज सरकार ने इकोनॉमिक सर्वे पेश किया है और उस बारे में हम आपसे सबसे पहले तो ये जानना चाहते हैं सर कि आपने कहा है कि 8 से 8.5% का ग्रोथ होगा FY23 में, लेकिन कंजम्पशन जो है वो कम हुआ है, हाउस होल्ड इनकम कम हुआ है। ऐसे में आपको कैसे लगता है कि इस ग्रोथ टारगेट को मीट कर पाएंगे? जी, आप सही कह रहे हैं कि आर्थिक समीक्षा में हम लोगों ने ये फोरकास्ट दिया है कि आने वाले वित्तीय वर्ष में हम लोग 8 से 8.5% की जो जीडीपी में बढ़ोतरी देखेंगे। इसमें हम लोगों ने साफ साफ कहा है कि हमारे अर्थव्यवस्था में बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां हम लोग रफ्तार देख सकते हैं। जैसे निर्यात में देखें, सेवाओं के निर्यात में आप देखेंगे कि काफी सारा गति वापस आ चुकी है। हम लोगों को कुछ औद्योगिक क्षेत्रों में भी दिखेगा की गति वापस आ चुकी है और हमारे वित्तीय जो हम लोगों जो असर पड़ रहा है ये इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड आउट पे, उसमें भी आपने देखा होगा कि बहुत सारा हम लोग इस पे असर पड़ रहा है कि हम लोग इस पे खर्च कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से आप सेवाओं को ले लीजिए या औद्योगिक क्षेत्र को ले लीजिए, सभी में एक रफ्तार सा बनता जा रहा है। और ये मेरा ही कहना नहीं है, IMF के भी जो आंकड़े आए हुए हैं उनका भी फोरकास्ट है। उनका फोरकास्ट तो हमसे ज्यादा है, 9% पे है। तो मैं कहूंगा कि हम लोग कहें तो ज्यादा कंजर्वेटिव भी है वो है शायद। लेकिन हाँ, ये भी सही है कि ऐसे बहुत सारी सेवाएं हैं जो कॉन्टैक्ट इंटेंसिव सेवाएं हैं जिन पे काफी प्रभाव अभी भी है और इनको कभी ना कभी हमको खोल देना पड़ेगा। और जब ये खुल जाएगा तभी इनमें फिर से रफ्तार आएगी। बिल्कुल, आपने ठीक कहा, लेकिन जो कुछ सेक्टर्स हैं जैसे MSME एक सेक्टर है या हॉस्पिटैलिटी सेक्टर है, रेस्टोरेंट्स हैं, इन सब को काफ़ी मार पड़ी है कोरोना की। अभी जो थर्ड वेव आया है उसमें फिर अगेन इसमें मार पड़ी इनको। हालांकि सरकार ने काफ़ी रिलीफ इनको ऑफर किया है, लेकिन क्या आपको लगता है कि आज के सिचुएशन में इन्हें फिर से एक रिलीफ देने जाने की जरूरत है? देखिए, मैं तो रिलीफ वगैरह के बारे में बात नहीं कर सकता क्योंकि वो तो वित्त मंत्री कल बजट पेश करने वाले हैं, तो उसी में उसका जिक्र करेंगे। मैं यही कहूंगा कि हम लोग ये देख सकते हैं, मैंने जो आंकड़े आज समीक्षा में दी हैं उन्हीं से आपको काफी दिखेगा कि देखिए ओवरऑल जो पूरे अर्थव्यवस्था में है वहां गति वापस जरूर आई है। लेकिन हाँ, ये जो सेवाएं हैं, जो कॉन्टैक्ट बेस्ड सेवाएं, आपने तो जिक्र किया ट्यूरिज्म, ट्रैवल, एंटरटेनमेंट, ऐसे टाइप के जो क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों को जरूर ये इसका प्रभाव, मतलब ये जो बार बार जो लहर आ रहे हैं उनका प्रभाव तो जरूर पड़ रहा है क्योंकि स्वास्थ्य की वजह से हम लोगों को हर बार उन पे लॉकडाउन या कोई ना कोई दबाव डालना पड़ता है। और ये आंकड़ों से साफ दिख रहा है और मैंने भी आज जो प्रस्तुति की अभी कुछ ही घंटों पे, उसमें भी मैंने इसका जिक्र किया। तो जी, अंत में अगर हम लोग वित्तीय तरीके से कहीं ना कहीं उन पे कुछ ना कुछ सपोर्ट दे सकते हैं, लेकिन अंत में ये है कि अगर हम ये कॉन्टैक्ट बेस्ड जो ये इंटेंसिव जो क्षेत्र हैं उनको अगर हम लोग वापस लाना चाहते हैं, अंत में हम लोगों को इस महामारी से कुछ राहत की जरूरत है क्योंकि तभी हम लोग इसको खोल पाएंगे। और इसमें ये मैं कहूंगा कि चूंकि हम लोग वैक्सीनेशन का काफी मतलब सफलता रही है, इससे ये लगता है कि मैं ये कहूंगा कि ये अगले वित्तीय वर्ष में महामारी के अगर नए
लहर आए भी, तो चूंकि प्राय सभी को अभी वैक्सीनेशन हो चुका है, मेरे ख्याल से उसका जो आर्थिक प्रभाव पड़ेगा काफी कम रहेगा। और हम लोग ये सब जो क्षेत्र हैं, ये कॉन्टैक्ट इंटेंसिव क्षेत्र जो हैं, उनको मतलब 2 साल के बाद पूरी तरह से खोलने का अवसर मिलेगा। आपने ये भी इंडिकेट किया इकोनॉमिक सर्वे में कि सरकार को इंफ्रा में, खासकर रेलवेज में, अगले 10 सालों में काफी हेवी इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? किस तरह के इन्वेस्टमेंट की जरूरत है? क्या इससे जॉब क्रिएशन भी कितना होगा? जी, हमने ये कहा है कि रेल में ही नहीं, पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में हमने कहा है कि हम लोग निवेश करेंगे। प्रधानमंत्री ने बार बार ये इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन की भी जिक्र की है, तो इस पे हमारा पूरी तरह से हम इस पे जोर लगाएंगे। अच्छी बात यह है कि चूंकि हमारे जो रेवेन्यू कलेक्शन है इस साल के, उसमें काफी सारा रफ्तार आया है, और हमारे पास इसीलिए साधन है इस को पूरा करने का। तो हमारे पास साधन भी है, हमारे पास करने की इच्छा भी है। और आप देख रहे होंगे, मैंने समीक्षा में काफी सारे सैटेलाइट इमेजेस को भी दिखाया, जिसमें आपको दिखेगा कि आपका इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन हो, या उड़ान की वजह से एयरपोर्ट्स हो, या हाईवे कंस्ट्रक्शन हो, आप खुद भी देख रहे होंगे, मैं ना कि कहने की भी जरूरत नहीं है, आप अपने आंखों से भी देख रहे होंगे कि इन सभी क्षेत्रों में बहुत सारा निवेश हो रहा है और उसका फर्क पड़ रहा है। तो हम लोग यही रफ्तार बनाए रखेंगे। तो क्या आपको यह लगता है कि सरकार को कोई लॉन्ग टर्म रोड मैप लाना चाहिए इन सेक्टर्स में को बढ़ावा देने के लिए या इन्वेस्टमेंट के लिए? हुआ है, ये तो कोई नई बात नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर के हमारे पास एक पाइपलाइन है, वो साफ हमने आपके पास दिया हुआ है, आपको दिख रहा है उससे क्या हो रहा है। अब बड़े बड़े एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, एक दिल्ली के पास बन रहा है जेवर में, एक मुंबई के पास बन रहा है, दूसरे एयरपोर्ट्स भी बनाए जा रहे हैं छोटे शहरों में। आप नेशनल हाईवे आप देख रहे हैं कैसे उनका मैंने बढ़ाया जा रहा है, तो आपके आंखों के सामने हो रहा है, मैं सिर्फ बता नहीं रहा हूं। बिल्कुल। आपने ये भी कहा है कि स्टार्टअप्स कल्चर को बढ़ावा देने की जरूरत है, उसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ले जाने की जरूरत है। ऑब्वियसली दिल्ली, बैंगलोर, मुंबई जैसे सिटीज में स्टार्टअप्स काफी बड़े हैं और पिछले 1 साल में 44 नए यूनिकॉर्न्स बने हैं, लेकिन क्या डिस्ट्रिक्ट लेवल तक स्टार्टअप्स को बढ़ाने के लिए सरकार के पास क्या योजना है? देखिए, हमारा स्टार्टअप इंडिया का जो वो एक प्रोग्राम है, वो बहुत सफल है। आप मैंने देखिएगा, ये एक समीक्षा में कुछ मैंने नक्शे भी डाले हैं, उनको आप देखिए और दिखेगा कि 5 साल में कितना फर्क पड़ा है। पहले क्या हुआ करता, जो ये स्टार्टअप्स हुआ करते थे, वो वही गिने चुने जगह में दिखते थे। ये बेंगलोर के इर्द गिर्द दिखते थे, कुछ मुंबई के इर्द गिर्द, और कुछ दिल्ली एनसीआर एरिया में कुछ दिखते थे। अब आप नक्शे को देखिए कि इसी वित्तीय वर्ष में, मतलब अभी तो खत्म भी नहीं हुआ है, सिर्फ दिसंबर तक कितने सारे स्टार्टअप्स खुले हैं। 555 डिस्ट्रिक्ट्स में कम से कम एक स्टार्टअप हुआ है। और आपको नक्शे में दिखेगा कि जो ये न केवल ये दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर एरिया में, आप देखिए बहुत अलग अलग जगह में भी इनका बढ़ावा हो रहा है। जैसे पटना में हो रहा है, लखनऊ के इर्द गिर्द काफी सारे स्टार्टअप्स दिख रहे हैं, मतलब उड़ीसा में दिख रहे हैं, आपको उत्तर पूर्वीय प्रांतों में भी दिखेंगे। तो ये जो एक कल्चर है, रिस्क टेकिंग कल्चर, वो जरूर वापस आ रहा है। आप देखिए, मतलब फिर से मेरे शब्दों से आपको विश्वास करने की जरूरत नहीं है, आप उस नक्शे को देखिए, आंकड़ों को देखिए, ये जरूर चारों ओर हो रहा है। बिल्कुल। आपने ये भी कहा कि फिस्कल डेफिसिट को हम सरकार ने कंट्रोल किया भी है, 9% से हटके वो 6 के आसपास आ गया है, लेकिन इसके साथ ही अगर कैपेक्स में इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, जो कि पिछले साल करीब 5,20,000 करोड़ था, अगर 20% भी बढ़ता है तो उस दोनों में सामंजस्य कैसे लाया जाए? तो ये आखिरी सवाल होना चाहिए, क्योंकि मुझे और एक चैनल में भी जाना है। मैं सिर्फ ये कहूंगा कि आपको कुछ ही घंटों में इस साल का, अगले साल का बजट वित्त मंत्री प्रस्तुत करेंगी, और उसमें इन सभी सवालों का आपको अच्छे से जवाब मिलेगा। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर और सेफ्टी नेट दोनों पे खर्च करने को राजी हैं। हमारे पास वित्तीय साधन हैं, तो हम लोग हम लोग जिम्मेवार तरीके से खर्च करेंगे, लेकिन हम लोग खर्च करके
इस अर्थव्यवस्था को हम लोग सपोर्ट दे सकते हैं। एक छोटा सा सवाल और पूछना चाहते हैं। एक रिपोर्ट आई थी कि गरीबों में के इनकम में करीब 53% की गिरावट आई है। ऐसे में क्या आपको लगता है कि सरकार को डायरेक्ट इनकम सपोर्ट देनी चाहिए गरीबों को? देखिए, मैं किसी एक प्राइवेट पार्टी एनजीओ के रिपोर्ट पे टिप्पणी नहीं दे सकता, आप तो जानते ही हैं। मैं इतना कहूंगा कि हम लोग सरकार के जो अर्थशास्त्री हैं उनको मालूम है कि ये सच है कि कुछ हद तक ये महामारी के और लॉकडाउन वगैरह के कारण हमारे गरीबों को कुछ उन पे असर जरूर पड़ा है, ये तो सच है। और उसके लिए हम लोगों ने बहुत सारे ऐसे स्कीम निकाले हैं, उन पे खर्च भी किया है। आप अगर समीक्षा में देखेंगे, एक टेबल 5 नंबर है, उसमें देखेंगे कि 4 पेजों का लिस्ट दिया हुआ है कि कौन कौन से स्कीम थे, उसमें कितना खर्च किया गया है, कैसे। जैसे वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फूड प्रोग्राम हमने किया है, कितना उस पर खर्च किया गया है, सब हम लोगों ने इसका सबका एक एक का हम लोगों ने हिसाब दिया है। आप पढ़ लीजिए उस टेबल को। इकोनॉमिक सर्वे में 10 साल तक रेलवे में बड़े निवेश की बात कही गई है। ईटी नाउ स्वदेश ने पहले ही ये खबर दी थी कि रेलवे में भारी कैपेक्स की उम्मीद है, और इस खबर को आप तक पहुंचाने वाले हमारे सहयोगी समीर दीक्षित भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो समीर, ये बताएं कि साफ तौर से इकोनॉमिक सर्वे में हमने देखा कि एक तरह आपकी खबर पर मुहर लगी है। बताएं क्या कुछ निकल कर आया है इसको लेकर इकोनॉमिक सर्वे में। देखिए, सरकार का इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज़बरदस्त फोकस है। यही वजह है कि रेलवे सेक्टर के लिए और हाईवे सेक्टर के लिए सरकार कई बड़े ऐलान कर सकती है। रेलवे सेक्टर का आपने जिक्र किया, यहाँ पर बजट में आप रेलवे सेक्टर के लिए एक लॉन्ग टर्म विजन, एक रोड मैप सेट होता हुआ देखेंगे, जो कि 8 से 10 साल का होगा। और इस रेलवे सेक्टर में सरकार तकरीबन 12 लाख करोड़ के निवेश की उम्मीद जता रही। इतना पैसा सरकार लगाएगी ताकि पूरे रेलवे सेक्टर को ट्रांसफॉर्म कर पाए। कुछ बड़े ऐलान जो हमें सूत्रों के मुताबिक पता चले हैं। सबसे पहली बात तो ये कि बुलेट ट्रेन ऐलान किया जा सकता है इस बजट में, जो दिल्ली हावड़ा रूट के लिए होगी, बनारस से होकर के जाएगी। तो ये एक बुलेट ट्रेन का ऐलान इस बजट में किया जा सकता है। दूसरी बात यह कि सेमी हाई स्पीड मोबिलिटी, यानी कि 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आप सफर कर सकेंगे, खासकर गोल्डन क्वाड्रिलेटरल रूट पर। दिल्ली मुंबई, दिल्ली चेन्नई, दिल्ली कोलकाता, ये जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल रूट है रेलवे का, इस पर सेमी हाई स्पीड मोबिलिटी के लिए इसको हकीकत बनाया जाएगा। तीसरी बात यह है कि एल्यूमिनियम बेस्ड कोचेस का ऐलान किया जाएगा। एल्यूमिनियम बेस्ड कोचेस से कई फायदे हैं। पहला ये कि ये इससे जो हाई स्पीड मोबिलिटी का जिक्र रेलवे करती है उसको काफ़ी हद तक वो अपना पाएगी। दूसरी बात यह है कि ये एनर्जी एफिशिएंट होते हैं, तो इसमें कॉस्ट जो लागत है रेलवे की, उसको भी कम कर पाने में रेलवे को सफलता मिलेगी। इसके अलावा रेलवे स्टेशन एक प्रमुख विषय है, तो 50 बड़े रेलवे स्टेशन को वित्त वर्ष 2022-23 में वो स्टेशन रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट में सौंपा जा सकता है, जहां प्राइवेट प्लेयर आमंत्रित किए जाएंगे कि वो इन स्टेशन को आधुनिक और बेहतर बनाएं। इन सब के अलावा रेलवे को सबसे ज्यादा कमाई होती है माल भाड़े से, मालगाड़ियां चला करके। तो इस सेगमेंट में, फ्रेट सेगमेंट में जो बड़े ऐलान की उम्मीद है, सबसे पहला यह कि आपने अब तक ईएमयू पैसेंजर ट्रेन का नाम सुना है। पहली बार रेलवे ईएमयू पार्सल ट्रेन चलाने का जिक्र कर सकती है। दूसरी बात यह है कि आपने पैसेंजर ट्रेन को लेकर के टाइमिंग का तो पता है, लेकिन पहली बार टाइम टेबल आधारित मालगाड़ियां चलाने के लिए ऐलान किया जा सकता है। इन सब के अलावा जो छोटे कंटेनर, जो जिनको वैगन्स बोलते हैं, वो रेलवे से जो हट गए थे उनकी वापसी हो सकती है। और छोटे कंटेनर के जरिए रेलवे कोशिश ये करेगी कि जो कमोडिटी, जो ऐसे प्रोडक्ट जो बड़े बड़े वैगन में नहीं जा सकते, वो छोटे कंटेनर के जरिए भेजे जाएं। और इसके जरिए रेलवे नए कस्टमर्स को अपनी ओर आकर्षित करना चाहेगी, विशेषकर जो ई कॉमर्स प्लेयर हैं। तो कुल मिलाकर के एक लॉन्ग टर्म विजन, एक ऐसा रोड मैप जो रेलवे की कायापलट करने में सक्षम हो, विशेषकर अगले 8 से 10 सालों में। और जो पैसा लगेगा वो तकरीबन 10 से 12 लाख करोड़ रुपए लगाए जाएंगे। जी शुक्रिया समीर तमाम डिटेल्स हमें देने के लिए। तो कल पेश होने वाले बजट में सरकार एमएसएमई सेक्टर के लिए राहत का ऐलान भी कर सकती है। कोरोना की तीसरी लहर और कच्चे माल की कीमतों में आई तेजी को देखते हुए सरकार राहत पैकेज का ऐलान कर सकती है। पूरी खबर हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी दे रहे हैं। जी, एमएसएमई एक ऐसा सेक्टर है जिसको कोरोना की वजह से सबसे ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। पहले वेव में, दूसरे वेव में और अब तीसरे वेव में, क्योंकि जो
पेमेंट संबंधी सिस्टम है उसमें डिस्ट्रप्शन देखने को मिल रही है, जो लिक्विडिटी फ्लो है उसमें कमी आ गई है। लिहाजा इस सेक्टर के लिए सरकार एक और राहत पैकेज की घोषणा कर सकती है और इसकी काफ़ी संभावना है कि इस बजट में इसका ऐलान किया जाए, क्योंकि जो मौजूदा स्कीम है जिसको जो कि इमरजेंसी क्रेडिट लिंक्ड गारंटी स्कीम है, जिसको कि सरकार ने बढ़ाकर 4.5 लाख करोड़ का कर दिया है, इसकी जो लिमिट है उसमें और बढ़ोतरी की जा सकती है, पहला। और दूसरा, इसकी जो समय सीमा है उसको 1 साल के लिए सरकार बढ़ा सकती है। मतलब इस स्कीम का फायदा उठाने की जो अंतिम मियाद है वो है मार्च 2022, इसको 1 साल बढ़ाकर यानी कि मार्च 2023 किया जा सकता है। इसके अलावा इसकी जो अभी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, मतलब कि कौन कौन से बिजनेसेस जो एमएसएमई सेक्टर के दायरे में आते हैं और वो इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, उस क्राइटेरिया को और ज़्यादा रिलैक्स किया जा सकता है। बैंकों ने भी इसकी मांग की है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एमएसएमई सेक्टर को इसका फ़ायदा हो। इसके अलावा इस सेक्टर को ज़्यादा लिक्विडिटी प्रोवाइड कराने के लिए स्पेशल क्रेडिट विंडो की शुरुआत की जा सकती है और साथ ही साथ सरकार ये कोशिश करेगी कि ऐसे सेक्टर्स जो कि ज़्यादा प्रभावित हैं वो बैंक उनकी ज़्यादा हैंड होल्डिंग करें। लिहाजा बैंकों से भी इसकी रिपोर्ट मांगी गई है, इस बात के निर्देश भी दिए गए हैं कि वो उनकी ज़्यादा सपोर्ट करें। जो कच्चे माल हैं उनकी कीमतों में 150% की ज़्यादा की बढ़ोतरी हो गई है पिछले कुछ दिनों में। लिहाजा एमएसएमई सेक्टर काफ़ी परेशानियों में है। लिहाजा उम्मीद हम कर सकते हैं कि सरकार इस बजट में, जैसा कि हमें सोर्स भी बता रहे हैं, एमएसएमई सेक्टर के लिए एक और राहत पैकेज की घोषणा कर सकती है। इसके अलावा बजट में सरकार का और किन किन सेक्टर्स पर फोकस रह सकता है? रोजगार के नए मौके और निवेश को बढ़ावा देने के लिए सरकार क्या कुछ ऐलान कर सकती है, बता रहे हैं हमारे सहयोगी डिम्पी कालरा। इस बार का बजट कई मानों में अहम रहने वाला है। सरकार का 2 हिस्सों में ज़्यादा फोकस रहेगा। पहला एक तो जॉब गारंटी और दूसरा ग्रोथ। इसको लेकर सरकार काफ़ी कटिबद्ध दिखती है और इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर रहेगा यहाँ पे टेक्सटाइल सेक्टर, जहाँ पे सरकार मित्रा स्कीम यानी कि एक ऐसी डेडिकेटेड स्कीम है जो कि स्पेशल एसिडेट्स के तौर पर है, जो कि टेक्सटाइल को लेकर मिलते हैं, उसका आवंटन डबल भी कर सकती है। 5,000 करोड़ रुपए के आसपास का भी आवंटन है और ये हो सकता है 10,000 करोड़ तक भी पहुंच जाए। तो ये स्कीम अपने आप में सबसे अहम रहने वाली है, मित्रा स्कीम। दूसरी, सरकार ये कह सकती है कि कॉटन ड्यूटी पे जो लग रही है 10%, इसको भी हटा सकती है। टेक्सटाइल वालों ने कहा है कि हमारी कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, अब हमारे लिए कुछ कीजिए। हो सकता है कॉटन पे लगने वाली 10% की जो इंपोर्ट ड्यूटी है, यानी कि जो कॉटन बाहर से आएगा, उसको भी सरकार हटा सकती है टेक्सटाइल वालों को राहत देने के लिए। दूसरा इंपॉर्टेंट सेक्टर वो रहने वाला है रियल एस्टेट। असल में 3 बड़े सेक्टर्स में से एक रियल एस्टेट है और सरकार के कई हित पूरे हो जाते हैं जब इस रियल एस्टेट की बात होती है। अब आप रुके हुए प्रोजेक्ट्स के बारे में बताऊं, सरकार सबसे ज़्यादा फोकस इसी पे करेगी, क्योंकि सरकार का एक थीम था हाउसिंग फॉर ऑल, सबको घर देना, वो चाहे नए घर बना के हो चाहे फिर रुके हुए प्रोजेक्ट्स को पूरे करके हो। 5 लाख से ज़्यादा मकान देश भर में ऐसे हैं जो कि रुके हुए हैं, सरकार उनको पूरा करना चाहती है। दूसरा, अफोर्डेबल हाउसिंग में होम लोन पर जो आपको सालाना ब्याज की छूट मिलती है, उसको भी सरकार 2 लाख से बढ़ाकर 3 लाख भी कर सकती है। यानी कि आप जो ब्याज देते हैं अपने होम लोन पे, उस पर टैक्स की छूट वो 3 लाख तक आ सकती है। आगे बढ़ते हैं, आप रिट के अलावा जो सरकार की एक एजेंसीज है जिसमें आप पैसा लगा सकते हैं, रिट इनविट्स, तो उसमें रिट में भी आप 50 लाख तक का अगर निवेश करते हैं तो आपको बेनिफिट यहाँ पे मिल सकता है। आगे बढ़ते हैं, इसके अलावा डिफेंस सेक्टर से आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। डिफेंस सरकार की एक और महत्वपूर्ण योजना है जिसपे सरकार आत्मनिर्भर होकर बहुत कुछ करना चाहती है। 2022-23 के लिए आवंटन 5 लाख करोड़ का भी हो सकता है, जो अभी करीब 4.5 से 4.5 लाख करोड़ रुपए के आसपास का है। इसमें सरकार मरीन, ड्रोन, वॉरशिप, एयरक्राफ्ट जैसे कुछ अहम चीज़ों पर आत्मनिर्भर की छाप लगाएगी और इस पे ये होगा कि इनके मैन्युफैक्चरिंग पे रियायत दे सकती है, इनका आवंटन बढ़ा सकती है, इनको बहुत तरह से हेल्प कर सकती है। और सरकार का जो सबसे ज़्यादा फोकस रहेगा वो मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट पे रहेगा, ताकि जितने डिफेंस के इक्विपमेंट बनाए जाएँ वो भारत में ही बनाए जाएँ, ताकि इसका इम्पोर्ट बिल काफ़ी हद तक कम किया जाए, क्योंकि पेमेंट जो है वो डॉलर्स में होती है। आगे बढ़ते हैं, सरकार की एक और महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक और सेक्टर भी है, वो है रेलवे। रेलवे न केवल देश की लाइफलाइन है बल्कि सरकार के लिए भी काफ़ी अहमियत रखता है। और उस रेलवे के अंदर अगर आप देखेंगे तो सरकार एक मेजर अनाउंसमेंट के तौर पर एल्यूमिनियम बेस्ड ट्रेन सेट्स की शुरुआत कर सकती है। यानी कि जो आप कोचेज में बैठते हैं वो आगे चल के एल्यूमिनियम के हो सकते हैं, हल्के भी होंगे, सस्ते भी बनेंगे और गाड़ी भी काफ़ी स्पीड से चल पाएगी। हो सकता है 200 किलोमीटर की स्पीड से भी आपकी गाड़ी चली जाए। 50 बड़े स्टेशन का रीडेवलपमेंट का ऐलान भी सरकार इसी बजट में आके कर सकती है। ये काफ़ी अहम होने वाला है, इसलिए एक और बुलेट ट्रेन की अनाउंसमेंट भी सरकार इसी बजट में कर सकती है। पहले अहमदाबाद से मुंबई के लिए थी, लेकिन इस बार दिल्ली, हावड़ा के लिए भी बुलेट ट्रेन चलाने की घोषणा कर सकती है और प्रधानमंत्री की जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वाराणसी, उसमें से एक स्टॉपेज वो भी होगा।
आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं इंफ्रा पे। सबसे बड़ा चंक, सबसे ज़्यादा पैसा इसी इंफ्रा पे खर्च किया जाता है और कैपेक्स इस बार फिर से 20 से 25% सरकार बढ़ा सकती है। इंफ्रा पे सरकार का बहुत फोकस है, इससे कई काम उनके सिद्ध हो जाते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि सरकार किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करेगी। भारतमाला, सागरमाला, जल जीवन जैसे कुछ महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट हैं जो प्रधानमंत्री मोदी के बेहद करीब हैं, उन्होंने इनकी अनाउंसमेंट की है, उसको लेकर सरकार काफ़ी बड़ा आवंटन कर सकती है। पोर्ट, पावर और इंफ्रा, इन तीनों पे खासकर ज़्यादा फोकस रहने वाला है एक सरकार का इस बजट के अंदर। आगे बढ़ते हैं इंफ्रा के बाद, अब आते हैं सरकार के कृषि वाले सेक्टर पे, यानी कि किसानों के लेकर सरकार क्या अनाउंसमेंट कर सकती है। आपको बात पता है कि किसानों का आंदोलन चल रहा था दिल्ली में, सरकार ने उस आंदोलन को वापस लिया, ये कहते हुए हम तीनों शर्तें अपनी वापस ले रहे हैं। तो किसानों की आय दोगुनी करने पर सरकार एक नई पॉलिसी, नया फ्रेमवर्क की अनाउंसमेंट यहाँ पे कर सकती है। और एक और इम्पॉर्टेंट, कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउसिंग, ये छोटे छोटे शहरों में खोलने पे सरकार का ज़्यादा फोकस होगा, इससे रोजगार बढ़ेगा और सप्लाई चेन को भी ठीक किया जाएगा ताकि इन्फ्लेशन को काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जाए। फर्टिलाइजर को बढ़ाना और सबसे सब्सिडी का आवंटन, ये सरकार की विश लिस्ट में से और रहने वाला है। तो कृषि को लेकर ये सरकार 3 मेजर अनाउंसमेंट कर सकती है। आते हैं एक और सेगमेंट पे, वो है ऑटोज। ऑटो भी आप देखेंगे तो जॉब क्रिएशन के तौर पर देश का दूसरा बड़ा सेक्टर है जो सबसे ज़्यादा रोजगार पैदा करता है। सरकार ऑटोस में भी बड़े अनाउंसमेंट कर सकती है। सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा वो रहेगा ग्रीन व्हीकल पॉलिसी को लेकर सरकार की अनाउंसमेंट। ये महत्वाकांक्षी अनाउंसमेंट है। ई व्हीकल्स, बायोफ्यूल, ऐसे तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो सरकार इन्वेंशन और इनोवेशन दोनों इस पे यहाँ पे करवाना चाहेगी। इसके अलावा चिप मैन्युफैक्चरिंग भी भारत उसको गढ़ बनाना चाहती है देश की सरकार, तो इसलिए इस पे भी ज़्यादा फोकस सरकार का रहने वाला है। और एक फेम 2 पॉलिसी जो है उसमें भी सरकार कुछ बदलाव कर सकते हैं, इसको एक्सीड कर सकती है, इसको बढ़ा सकती है। ये कुछ वो चुनिंदा सेक्टर्स हैं जो कि सरकार के विश लिस्ट में सबसे ज़्यादा रहेंगे और जिसको लेकर यही अनाउंसमेंट आ भी सकती है। चलिए, तो यहाँ पर बात हुई है सेक्टर्स की, लेकिन एक तरफ सरकार देश की तरक्की के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ाने वाला बजट पेश करने की तैयारी में है। वहीं पीएम मोदी बजट पर विपक्ष से सहयोग और खुली चर्चा करने की अपील भी कर रहे हैं। बजट सत्र पर सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले मीडिया से बात करते हुए पीएम मोदी ने कहा है कि कल पेश होने वाला बजट देश को आर्थिक तरक्की की ओर ले जाएगा। सभी आदरणीय सांसदों से प्रार्थना करूंगा कि चुनाव अपनी जगह पे हैं, वो चलते रहेंगे, लेकिन हम सदन में ये बजट सत्र एक प्रकार से पूरे वर्ष भर का खाका खींचता है और इसलिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। हम पूरी प्रतिबद्धता के साथ इस बजट सत्र को जितना ज्यादा फलदायी बनाएंगे, आने वाला पूरा वर्ष हमें नई आर्थिक ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए भी एक बहुत बड़ा अवसर बनेगा। तो कल पेश होने वाला बजट पर पीएम मोदी ने अपनी बात सामने रखी है और अब ईटी नाउ स्वदेश के बजट स्पेशल में हम पिछले बजट के पन्ने पलटते हैं। रोजगार को लेकर पिछले बजट में सरकार ने युवाओं के लिए क्या प्लान बनाया था, वो अपनी उम्मीदों पर कितने खरे उतर पाए, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। पहले लॉकडाउन और फिर कोरोना महामारी की पहली खतरनाक लहर के बाद पिछले साल लाल ब्रीफकेस के साथ बजट पेश करने आई वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, तो उनका मंत्र था आपदा में अवसर और खासकर कोरोना के चलते पैदा हुई बेरोजगारी को लेकर उनके बजट में जिक्र था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 घंटे 48 मिनट के भाषण में 13 बार रोजगार और नौकरी शब्द का इस्तेमाल किया और मार्च 2022 तक एमएसएमई सेक्टर से 5 करोड़ नए रोजगार का टारगेट पेश किया। साथ ही बेरोजगारी से निपटने के लिए सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर पर 103 लाख करोड़ रुपए खर्च करने का ऐलान भी किया और कहा कि इससे साल में 2 करोड़ रोजगार मिलेंगे। वहीं उन्होंने बजट में हाउसिंग सेक्टर के जरिए रोजगार बढ़ाने पर भी फोकस किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट 2021-22 में पुराने वाहनों को सड़कों से हटाने के लिए स्क्रैप पॉलिसी की घोषणा भी की थी, जिसको लेकर केंद्रीय परिवहन मंत्री ने उम्मीद जताई कि इससे 10,000 करोड़ का निवेश होगा और 50,000 नई नौकरियां आएंगी। मंत्रालय ने माना कि देश में 2017-18 में बेरोजगारी दर 6.1% रही, जो 45 साल में सबसे ज्यादा थी।
जबकि एक रिपोर्ट के मुताबिक सितंबर से दिसंबर 2019 के बीच भारत में बेरोजगारी दर 7.5% हो गई थी। बहरहाल सरकार के ऐलान के मुताबिक बेरोजगारी देश की बड़ी समस्या है। दिसंबर 2021 में देश में बेरोजगारी दर बढ़कर 4 महीने के उच्चतर 7.91% पर पहुंच गई। ईटी नाउ स्वदेश। कोरोना के चलते देश में स्वास्थ्य सेवाओं पर सरकार ने ज्यादा ध्यान दिया था और अब पिछली बार करीब 2.25 करोड़ का बजट पेश किया था। दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। पिछले साल देश का पहला डिजिटल केंद्रीय बजट पेश किया गया। इस दौरान दुनिया भर में कोरोना का कहर था। देश भी इससे अछूता नहीं था। जाहिर है, ऐसे में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में जिन 6 बातों पर जोर दिया, उनमें स्वास्थ्य को सबसे ऊपर रखना लाजमी था। वित्त मंत्री ने अपने बजट में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए 2,23,846 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा। ये रकम 2020 के बजट के मुकाबले 137% ज्यादा थी। वैक्सीनेशन के लिए 35,000 करोड़ रुपए दिए गए। प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना की मदद से 6 साल में 64,180 करोड़ रुपए खर्च करने का प्लान सामने रखा। इस प्लान में 17,778 गांव और 11,024 शहरी इलाकों में स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र बनाए जाने की बात कही गई। वित्त मंत्री ने बजट में कुपोषण को सरकार की बड़ी प्राथमिकता बताया। कुपोषण मिटाने के लिए मिशन पोषण 2 का ऐलान किया। 112 जिलों में पोषणगत में सुधार लाने की एक रूपरेखा पेश की। वित्त मंत्री ने जल जीवन मिशन के लिए 5 वर्षों में 2,87,000 देने का ऐलान किया। इस मिशन के जरिए 2.86 करोड़ परिवारों को नल कनेक्शन दिया जाना है। स्वच्छ भारत मिशन 2 के लिए साफ सफाई का भी खाका खींचा गया था। बजट में वायु प्रदूषण की समस्या से निपटने का भी जिक्र था। इसके लिए 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले 42 शहरों को 2,217 करोड़ रुपए मुहैया कराने की बात कही। कुल मिलाकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का पिछला बजट स्वास्थ्य, कुपोषण और स्वच्छता के नाम रहा। ईटी नाउ स्वदेश। अब बढ़ते हैं बजट मांगों और उम्मीदों की ओर। बजट मंत्रा में हमने बात की है बॉम्बे चार्टर्ड अकाउंटेंट सोसाइटी से, जिन्होंने अपने प्रपोजल्स एक आम आदमी के लिए टैक्स के लिहाज से भेजे हैं वित्त मंत्री साहिबा को। क्या कुछ मांगे की हैं उन्होंने, आइए देखते हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस खास पेशकश में, जहां पर मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। बजट आने वाला है। एक आम टैक्स पेयर को क्या उम्मीद होती है? यही उम्मीद होती है कि महंगाई कम की जाए, उनके हाथ में कुछ पैसे दिए जाए ताकि वो बचत भी कर सके और निवेश भी कर सके। अब इसको लेकर किस तरह के प्रस्ताव वित्त मंत्री साहिबा को दिए गए हैं, ये सब जानने के लिए मैं आ गई हूँ बॉम्बे चार्टर्ड अकाउंटेंट सोसाइटी में, जहां पर हर साल की तरह प्रस्ताव दिए जाते हैं, लेकिन कितनों पर अमल होता है ये तो बजट आने के बाद ही हमें पता चलेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं चर्चा की। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस खास पेशकश में। प्रेसिडेंट मेरे साथ अभय मेहता है, और चर्चा में मैं आगे जाऊं उससे पहले मुझे समझना है आपसे कि रिकैप अगर मैं करना चाहूं बजट को लेकर, जो पिछले साल अनाउंस हुआ था, किस तरह की राहतें आई और कहां कसर रह गई, छूट गई? शुक्रिया कविता जी। पहले तो आप ईटी नाउ को शुक्रिया देना चाहता हूं कि हमारी बॉम्बे चार्टर्ड अकाउंटेंट सोसाइटी को आपने एक मौका दिया हमारे प्रस्ताव प्रस्तुत करने का। और रही बात लास्ट ईयर के बजट की, तो लास्ट ईयर के बजट में थोड़ी रियायतें मिली टैक्स पेयर को, जैसे कि लीव ट्रैवल कंसेशन था, तो उसमें उन्होंने जो कैश में भी लीव ट्रैवल कंसेशन अगर दे दिया, तो कोविड टाइम में बहुत सारे लोग ट्रैवल नहीं कर सके थे और फिर भी उनका बेनिफिट था कंपनी की तरफ से, तो उसमें उन्होंने बोला, गवर्नमेंट ने एक बेनिफिट दिया कि उस पर भी टैक्स नहीं लगेगा। तो दैट वाज अ गुड थिंग विच हैज हैपेंड। दूसरा था कि यूलिप जो है, आज लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम जो भरते हैं और उसके जो इंस्टॉलमेंट्स आते हैं वो एग्जेम्प्ट होते थे 10 सेक्शन में,
तो उसमें उन्होंने अभी यूलिप के इंस्टॉलमेंट्स जो आते हैं वो भी कवर कर लिए हैं। सही बात है। लेकिन उसमें वापस एक राइडर भी डाल दिया है कि ईयरली अगर प्रीमियम 2.5 लाख के तक है तो आपका इंस्टॉलमेंट जो भी आएगा वो टैक्स फ्री रहेगा, उसका नहीं तो प्रोपोर्शनेट टैक्सेबिलिटी भी आ सकती है। ये तो थी रियायतें की बात। दूसरा जो प्रॉब्लम आया है वो गुडविल में आया है। जो बिजनेसेस जिन्होंने बाय आउट किए हैं और गुडविल कैपिटलाइज हुआ है, तो पहले क्या था कि गुडविल वाज डेप्रिशिएबल। अभी नए कंडीशन में ऐसा आ गया कि गुडविल आपके बुक्स पे है तो असेसमेंट ईयर 21-22 से 22-23 से देयर विल बी नो डेप्रिसिएशन ऑन गुडविल। ओके। तो मेजर इफेक्ट हुआ है, जो लोग ने बिजनेसेस परचेस किए उन्होंने टैक्स में ये रियायत जो मिलती थी वो कंसिडर करके उन्होंने कॉस्ट गिनी है, तो उनकी कॉस्टिंग प्रोजेक्ट की बढ़ गई। ओके। तो दैट इज अ बैड थिंग विच हैज हैपेंड। तो ये थी मोटा मोटी पिछले साल का रिया। चलिए, तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जो होनी बाकी है, लेकिन मौजूदा स्थिति में क्या मांगे हैं, मौजूदा स्थिति में किस तरह के सुझाव या प्रपोजल सरकार को दिए गए हैं, कहाँ कहाँ सुधार की गुंजाइशें हैं, कहाँ कहाँ पे सरकार को मंथन करना चाहिए, इस पर बात करते हैं। मिहिर शेठ वाइस प्रेसिडेंट मेरे साथ हैं। सर, मुझे बताएं कि निवेश को लेकर, टैक्स के मुद्दों को सुलझाने को लेकर किस तरह के प्रपोजल्स दिए गए हैं एक आम आदमी के लिए। आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा कविता जी। मैं अपने आप को एक आम आदमी को जो दिक्कत हो रही है उस पे सीमित रखूंगा। आप जानते हैं कि ये कोविड का जो समय था एक आम आदमी के लिए कितना डिफिकल्ट था। बिल्कुल। और उसी के लिए आज जो कटौती का जो प्रावधान है जो आज से 25 साल पहले बनाए हुए हैं, आज लोगों के पास पैसे नहीं रहे, लोगों ने अपना जो घर खर्च चलाने के लिए अपनी एसेट्स बेच डाली है, अपनी मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए बहुत लोगों ने जो भी कुछ था वो बेच के भी अपनी मेडिकल ट्रीटमेंट की है। तो उसके लिए उनके हाथ में पैसा बचना बहुत ज़रूरी है। और उसी के लिए हमने बहुत सोच समझ के वित्त मंत्री, माननीय वित्त मंत्री को हमने हमारे जो एक प्रपोजल्स भेजे हैं, और उसमें कुछ खास बात ऐसी है कि आज जो सैलरीड एम्प्लॉयज़ हैं उनको जो स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल रहा है 50,000 का, वो बहुत कम है। आज के आप देखिए महंगाई जिस तरफ से है, तो वो बढ़ा के हम एटलीस्ट सजेस्ट करते हैं कि 75,000 1 लाख रुपया तक हो जाए तो लोगों के हाथ में पैसा रहेगा। आज जो बच्चों के लिए उनको हॉस्टल का एक्सपेंडिचर करना पड़ता है पढ़ाई के लिए, जो आज का भविष्य, आप भारत का भविष्य जिसके पर निर्भर है, वो बच्चों के लिए आप जो खर्च करते हैं, आज आपको जान के ताजुब होगा कि बच्चों की हॉस्टल के लिए महीने का एक माहवार 300 माहवार महीने जो है वो अलाउड है, उसकी जगह पे 2,000 होने चाहिए मिनिमम। और जो एजुकेशन एक्सपेंसेस है उसकी जो लिमिट है वो सिर्फ 100 रुपया पर मंथ है, जो जितनी आपको कटौती मिलती है वो भी एटलीस्ट 2,000 तक होनी चाहिए। आप जो मेडिक्लेम इंश्योरेंस जो है, आज आप जानते हैं कि एक हॉस्पिटल आज 1-2 दिन भी आपको अगर ट्रीटमेंट देती है तो 50,000 लाख रुपया आपका निकल जाता है, और उसके बाद में इंश्योरेंस कंपनी आपका प्रीमियम बढ़ा देती है। तो आज भी वो लिमिट जो 25,000 की है मेडिक्लेम की, वो बढ़ा के हम सोच रहे, हमने प्रपोजल दी है कि उसको बढ़ा के थोड़ा 50,000 से ज़्यादा कर दे। आगे बढ़ते हैं। दीपक शाह, चेयरमैन टैक्स कमेटी मेरे साथ हैं, जो कि कई सारे टैक्स के मुद्दों पर सुझाव देने वाले हैं या आपने दिए हैं, तो एक एक करके आते हैं। सबसे पहले तो मुझे बताइए कि एडवांस टैक्स के इंस्टॉलमेंट्स को लेकर आपने क्या सुझाव दिए हैं, दिक्कतें क्या हैं यहाँ पर दरअसल? थैंक यू कविता जी। जैसे मिहिर शेठ ने बताया कि रियायतें एक चीज़ अलग है, और कंप्लायंस का भी एक मामला साथ में सुलझाना चाहिए। तो एडवांस टैक्स में ये आता है कि जैसे लिमिट जो 2009 में सेट की थी 10,000 के ऊपर जिसको भी टैक्स पेएबल होता है उसको एडवांस टैक्स भरने की ज़रूरत है। सही बात है। तो हमारी ये है कि जैसे इंडिविजुअल हो या जो प्रोफेशनल्स हो, तो 10,000 की लिमिट आज के तारीख में बहुत कम है, तो वो लिमिट बढ़ा देनी चाहिए। एक प्लस, अगर पहले ये जो 2016 में इंडिविजुअल्स के लिए अमेंडमेंट आया कि उनको भी 15 जून से 4 इंस्टॉलमेंट में एडवांस टैक्स देने पड़ेंगे, तो वो पहले खाली कॉर्पोरेट्स और पार्टनरशिप फर्म के लिए थे। तो इंडिविजुअल में उसमें ये लाके तो उनको दिक्कतें बहुत हो रही है। अच्छा। तो सुझाव है कि इंडिविजुअल्स में आइदर ये निकाल दे या लिमिट भी 10,000 की आज के तरह से बढ़ा दे 50,000। क्या हो रही है यहाँ पर जो दिक्कतें, यानी
एक तो मार्च का अप्रैल चालू हुआ और 75 दिन में आपको अपनी इनकम गिननी पड़ती है, तो वो बहुत कम है। और अभी तो इस दौरान 2 साल में तो सबके इनकम को कोई ठिकाना नहीं रहा है। हाँ। तो इसमें तो ज़्यादातर तकलीफ हो रही है कि कैसे एस्टीमेट करे। अगर इनकम गलत एस्टीमेट कर दे तो इंटरेस्ट बहुत भारी भरना पड़ता है, 1% पर महीना भरना पड़ता है, तो वो भी एक उनको बहुत भार लगता है। और एडवांस टैक्स अगर ज़्यादा भर दे तो उनकी जो हाथ में जो कमाई है वो भी चली जाती है, और फिर रिफंड के लिए उनको 1.5 साल मिनिमम लग जाता है। तो वो सब चीज़ है, तो ये थोड़ा ऐसा करना चाहिए कि कन्वीनियंस सबको लगे। निवेश को लेके भी तो कुछ बढ़ावा देना चाहिए ना उनके लिए। उनका जो अभी सीनियर सिटीजन का लिमिट है 15 लाख रुपए की सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, और जिसके ऊपर ब्याज दर है लगभग 7% के करीबन, तो वो लिमिट बढ़ा देंगे तो आज उनका गुजारा भी अच्छी तरह से हो जाता है, क्योंकि ये 15 लाख की लिमिट अभी आज के ज़माने में बहुत कम लग रही है। आगे बढ़ते हैं और होम बायर्स की बात करते हैं। हमने देखा है पिछले 1 साल में अगर हम घर खरीदारी की बात करें तो रिकॉर्ड आंकड़े आ रहे हैं। अलग अलग शहरों में से हम देख रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन और घरों की बुकिंग में इजाफा हुआ है, लेकिन क्या इसको सरकार कंसिडर करेगी और यहाँ पर हमें कोई फ़ायदा देगी? मौजूदा जो टैक्सेशन है, जो छूट आपको दी जा रही है घर खरीदने पर, क्या उसको बढ़ाया जाएगा? घर खरीदारों को लेकर क्या सजेशंस दिए गए हैं यहाँ से, उन पर बात करते हैं। मेरे साथ यहाँ पर को चेयरमैन टैक्स कमेटी अनिल साठे साहब हैं। सर, मुझे बताइए, होम बायर्स को राहत दिलाने के लिए आपने क्या क्या सुझाव दिए हैं? सुझाव तो हमने बहुत सारे दिए हैं। मैं ये कहना चाहूँगा शुरुआत में कि टैक्स कलेक्शन का जो मोड हमें सिखाया गया था वो ऐसा था कि जैसे मधुमक्खी फूल से मधु लेती है उसी तरह से टैक्स कलेक्ट करना चाहिए। चलिए, तो ये तमाम मांगे एक आम आदमी की जो कि सीए सोसाइटी ने वित्त मंत्री साहिबा के सामने रखी है। लेकिन ईटी नाउ स्वदेश अपने दर्शकों के लिए बजट को लेकर एक खास सीरीज लेकर आया है। देश के पूर्व वित्त राज्य मंत्री और मौजूदा सांसद जयंत सिन्हा ने बजट को समझने में हमारी मदद की है। उन्होंने बिल्कुल आसान भाषा में बजट की भारी भरकम शब्दावली को डिकोड किया है। अब हम लोग आते हैं इस सीरीज के अंतिम एपिसोड पे, और ये एपिसोड है मौके और चुनौतियों का, कि अगर हमें बजट बनाना है और एक सफल बजट बनाना है, एक योग्य बजट बनाना है, तो उसमें हम कैसे एक संतुलन लाएं, इसके बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। देखिए, बजट का जो कमाल है वो एक संतुलन का कमाल है, एक संतुलन का खेल है। और बजट में कई सारी चीज़ों को हम लोगों को तराजू में रखकर तौलना पड़ता है, देखना पड़ता है कि इसको भारी करें कि इसको भारी करें। ये एक संतुलन का मामला है जो बजट के द्वारा किया जाता है। चलिए इस पे ज़रा हम लोग ध्यान दें। देखिए, पहला जो मामला है वो खर्चों का मामला है और संसाधन का मामला है। जैसे मैंने पहले ही कहा कि आज के समय खर्चे 35 लाख करोड़ हैं और संसाधन 20 लाख करोड़ है, यानी घाटा 15 लाख करोड़ है। इस पे संतुलन कैसे बनाया जाए, खर्चे कैसे थोड़े बहुत कम किए जाएं और संसाधन कैसे थोड़ा और बढ़ाया जाए, ये बैलेंसिंग जो है माननीय वित्त मंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी को करना होता है। दूसरा जो हम लोगों को बैलेंस बनाना होता है, संतुलन बनाना होता है, वो ग्रोथ में, वृद्धि में और महंगाई में। अगर हम लोग बहुत ज़्यादा वृद्धि की ओर बढ़ें तो ये संभावना है कि महंगाई भी बढ़ने लग जाएगी, क्योंकि खर्चे बहुत करने पड़ेंगे। इसलिए हम लोगों को ग्रोथ तो बढ़ावा उसको देना ही है, उसको प्रोत्साहन तो देना है, लेकिन इतना नहीं प्रोत्साहन देना है कि महंगाई भी बड़ी तेज़ी से बढ़ने लग जाए। तो ये भी एक संतुलन, एक बैलेंसिंग करना पड़ता है कि इन दोनों के बीच में, ग्रोथ और महंगाई के बीच में हम लोग बजट के द्वारा क्या बैलेंसिंग करें। एक और बड़ी ज़रूरी बैलेंसिंग का जो काम हमें करना पड़ता है वो है इन्वेस्टमेंट में और खर्चे में। अगर ज़्यादा खर्चा है और इन्वेस्टमेंट कम है, और मैंने आपको बताया कि सरकार के कौन कौन से खर्चे हैं, सरकार कैपिटल एक्सपेंडिचर, इंफ्रास्ट्रक्चर पे कितना खर्च कर रही है, और एस्टैब्लिशमेंट पे और लोगों के पेरोल में कितना खर्च कर रही है, इसमें भी अगर बैलेंस ठीक नहीं आया तो जो ग्रोथ को, जो वृद्धि के लिए हम लोगों को प्रोत्साहन देना है वो हम नहीं दे पाएंगे और बैलेंस यहाँ भी चरमराएगा, गड़बड़ा जाएगा। और अंतिम मामला जो है साथियों, जो सबसे अंतिम मामला है जिस पे हमें हरदम ध्यान देना है, कि अगर हम लोग खर्च कर रहे हैं, अगर हम लोग निवेश कर रहे हैं, अगर हम लोग बजट को तैयार कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं हो कि जो ऋण है
जो ऋण है, जो सरकार का जो ऋण है, जो मैंने कहा कि अगर हम लोगों का जीडीपी का उत्पादन 220 लाख करोड़ है तो ऋण करीब 200 लाख करोड़ है, ये बढ़ता ना चले जाए आज के समय, क्योंकि कोविड की महामारी थी। और मैंने कहा था पहली बात जो मैं आपको बताऊंगा वो कोविड के बारे में बताऊंगा। वही कोविड के कारण जो हम लोगों का जो ऋण था वो करीब 140-150 लाख करोड़ था, आज के समय वो ऋण बढ़ते बढ़ते 85% ऑफ जीडीपी हो गया है और वो इस कारण 200 लाख करोड़ के आसपास हो गया है। इसकी भी बैलेंसिंग करना, इसको कंट्रोल में लाना, इस पे लगाम रखना, ये हम लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण, सबसे जरूरी काम है। अब हम लोग इस श्रृंखला की समाप्ति पे पहुंच गए हैं। मेरी कोशिश थी कि मैं आपको जो सब बजट के मुख्य बिंदु हैं उनको सरल तौर पे आपको समझाएं और आपको इनमें और पता चले कि किस तरीके से इन्हें समझना है और इनकी जांच करनी है। साथियों, मेरा आपसे सिर्फ 2 निवेदन है। पहला निवेदन तो यह है कि आप इन विषयों पे ज़रूर रुचि रखें। हमारे देश के लिए और नागरिक जीवन के लिए ये विषय जो हैं बहुत ही अहम है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दूसरा निवेदन है कि अगर आपको ये श्रृंखला पसंद आई तो ज़रूर इसकी सिफारिश करिए और लोगों को इसके बारे में बताइए, जिसमें कि और लोग भी इन सब विषयों में जानकार बन जाए। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।